शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरे द्वारा दिए गए मैसेजेस को या फेसबुक लाइव पर आई वीडियोस को आगे प्रमोट करके आज की तारीख में करीब तकरीबन जो जेन्युइनली जो रियल में शाइन परिवार के कस्टमर हैं, जिनके वाकई में जिनकी लाइबिलिटी कंपनी के अंदर, उसमें 80% से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश जा चुका है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी लोगों का। लेकिन आज की मेरी वॉइस नोट शायद मेरे ख्याल से इससे अलग है, और अब तक के मेरे जो 5 साल के प्रयास हैं उनमें जो मेरा नेचर निकल करके आया है उस नेचर से भी आज अलग है ये। इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर थोड़े मोड़े विवाद हो या छोटा मोटा आक्रोश हो, कोई शिकायत हो, उस चक्कर में किसी की जिंदगी या किसी का परिवार नहीं बर्बाद होना चाहिए। बाहर के मामले बाहर के होते हैं, और कोई मामला अगर ऐसा है जिससे आपकी फैमिली पे उसका असर पड़े, आपकी सोसाइटी पे उसका असर पड़े, आपके बाल बच्चों पे उसका असर पड़े, और उस मामले की गंभीरता इतनी बड़ी ना हो कि उसकी कीमत परिवार को, ख़ानदान को चुकाना पड़े, तो अच्छी बात यही होती है, समझदारी इसी में होती है कि ऐसे मामले को वो रास्ता निकालना चाहिए जिसका असर किसी को नुकसान ना दे, फ़ायदा किसी को मिले या ना मिले। आज मैं अपने उसी नेचर के तहत कुछ संदेश ऐसे एसोसिएट्स को मैं देना चाहूँगा जिनके लिए मेरे दिल और दिमाग के अंदर काफ़ी समय से एक धारणा से बनी हुई थी, और आज भी बनी है और आगे बनी रहेगी। ये भी, इसमें कोई बदलाव भी नहीं आएगा कि यदि इन्होंने अपनी तरफ से जिम्मेदारियां उठाई होती और यदि इन्होंने अपनी तरफ से वो हिम्मत दिखाया होता जो हिम्मत मैं दिखा रहा था, तो आज की तारीख में ये कंपनी शायद पिछले 3 साल पहले, 4 साल पहले पूरी तरीके से जब इसे डैमेज करने की कोशिश की गई थी, अगर उन्होंने साथ ना दिया होता तो आज ये कंपनी इज्जत के साथ काम भी कर रही होती, और आज आपके सामने, नज़र सामने इतना बड़ा लैंड बैंक, इतनी बड़ी कंपनी की वैल्यू, औकात, ये सब चीज़ें इस हद तक मौजूद हैं आपके सामने कि शायद हो सकता है कि आज आपको ये मेरी बात सुननी भी ना पड़ती और इसमें बताए गए प्रिकॉशंस लेना ना पड़ता। साथियों, मैंने आपसे पहले भी कई बार जितनी बातें कही हैं, देर सवेर वो बात पूरी हुई है। वजह उसकी कि मैं कभी भी कोई बात अपने मन से नहीं कहता हूं, बल्कि जब भी कोई पेपर वर्क मूव होता है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स मूव होता, उसके आधार पर उस पेपर का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, मैं उसके आधार पर बात करता हूं। क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएं एक प्रोसेस का पार्ट होती हैं। कंप्लेनेंट जब कंप्लेन करने जाता है तो उसे लगता है सिर्फ एफआईआर करा दिया उसने, लेकिन नहीं, उस एफआईआर के बाद अगर वाकई में उस एफआईआर में लिखी गई बातों को ठीक से जांच किए जाए तो उसके प्रोसेस होते हैं। उस जांच के दरमियान में अगर निष्पक्षता से जांच की जाए तो बहुत सी चीज़ें निकल कर उसी समय सामने आ जाती हैं। एफआईआर कर्ता को ऐसा लगता है कि उसने एक एफआईआर कर दी है, इससे जिसके ऊपर एफआईआर है वो डर कर पैसा दे देगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो वो प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ता है तो धीरे 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 आपने देखा होगा शाइन के मामले में जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन करके एफआईआर कराने की कोशिश करी होगी, उनका सिर्फ एक मकसद था। कस्टमर का मकसद था मेरा पैसा मिल जाए, एसोसिएट का मकसद था मेरी जान बच जाए, और बीच बिचौलियों का मकसद था उनको 2 रुपए कमाने को मिल जाए। इसके अलावा कोई और मकसद किसी का नहीं था। इनमें से किसी की कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी जो आज के कानूनी पचड़ों को झेल पाए, जो अभी तक इनके ऊपर गिरी नहीं लेकिन अब गिरने वाली है। और आने वाले वक्त में वो सारे डे फर्स्ट से 2019 से लेकर अब तक के सारे चैट, वीडियो, ग्रुप के मैसेजेस, हर वो भड़काऊ बयान, हर तरह के वो भड़काऊ पोस्ट जो फेसबुक वगैरह पे या सोशल मीडिया पर किए गए, हर चीज़ आज की तारीख में वो एविडेंस मटेरियल है इस केस के अंदर। हर चीज़, किसी को लगता है उसने 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले कंपनी को गाली दे करके या कंपनी को बुरा भला बोलकर अपने कस्टमर को भड़का करके एफआईआर करा दी और आज की तारीख मामला निपट गया, बिल्कुल नहीं। वो सारे के सारे व्यक्तित्व, वो सारे के सारे वीडियोस, वो सारे के सारे वॉइस रिकॉर्डिंग, वो सारी की सारी चीज़ें आज की तारीख में एविडेंस मटेरियल है कि शाइन ने गलत नहीं किया। शाइन को गलत बोल बोल के सिर्फ बदनाम किया गया है। क्योंकि कानूनी तौर से मैं आपको ये बात बता दूं, आप ये बात जान लें, शाइन के ऊपर अभी आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुए हैं। और जब तक कंपनी के ऊपर सिर्फ आरोप लगा है और साबित नहीं होता है, तब तक दुनिया के किसी भी कानून में यह चीज जुर्म नहीं है। हां, जांच चल रही है, जांच के दरमियान होने वाले एक्शन वो उसका पार्ट है। तो मैं आ जाता हूं आपके मसले पर। एफआईआरों में अनाप शनाप जो चीजें लिखी गई उस टाइम पर, जहां पर एसोसिएट का मकसद था अपने सर से तलवार हटा लेना, कस्टमर का मकसद है उसका पैसा मिल जाना, और साथ ही साथ
बीच में पड़े बिचौलियों का मकसद उनकी फीस मिल जाना। इसलिए एफआईआरों में जो लैंग्वेज लिखी गई हैं या रिटों में जो लैंग्वेजेस डाली गई हैं वो मनमानी तरीके से डाली गई हैं। जिसको जो अच्छा लगा लोगों ने वो डाल दिया। लेकिन आपको शायद ये अंदाजा ना रहा होगा, और ये बात मैं पहले से कहता चला आ रहा हूं कि इन सारी एफआईआरों पर और इन सारे मामलात पर बाकायदा जांच करवाई जाएगी। यानी ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी ने एफआईआर में लिखा है कि उसने 1 करोड़ रुपए दिया है कंपनी को, लेकिन सबूत के तौर पर उसके पास सिर्फ 20 लाख की रसीद हो और 80 लाख का कोई रिकॉर्ड ना हो और वो पैसा किसी और पास पड़ा हो। और ये कैसे पॉसिबल है कि अब कानून ये कह देगा जी साहब 1 करोड़ रुपए नहीं, आपका 20 लाख था, 20 लाख ले किनारे हो जाइए, कंपनी कुछ नहीं करेगी आपको। साहब कानून पक्ष विपक्ष दोनों को देखता है। एक मुजरिम को भी, एक मर्डरिस्ट को भी कोर्ट अपना पक्ष रखने का मौका देती है और उस पर जांच करने के बाद, कन्विंस होने के बाद ही अपना कोई फैसला देती है। एफआईआर फैसले नहीं होते। आपने एफआईआर में लिख दिया कि आपका 10 करोड़ रुपए कंपनी पास में, ये जजमेंट नहीं है। इस 10 करोड़ के क्लेम से लेकर के वहां तक पहुंचने तक, जब तक ये 10 करोड़ आप प्रूफ नहीं कर लेंगे सबूत के साथ, और जब तक आप कंपनी को गलत झूठा नहीं साबित, तब तक ये 10 करोड़ रुपए क्लेम आपका नहीं है। भले ही आपने 10 करोड़ रुपए दिए हो, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो भी आपका पैसा अधर लटका हुआ है। तो मैं ये मैसेज जो एसोसिएट को देने जा रहा हूं वो इस बात को जरा ध्यान समझेंगे कि इस कंपनी के ऊपर आरोप जो है वो है पैसा गबन करने का, कि इतने पैसे कंपनी में आए और कस्टमर पैसा कंपनी लेकर भाग गई। सबसे बड़ा आरोप यही है। इसी के बाद सारे के सारे वो चले, एफआईआर चली, कस्टमर का निगेटिव होना, ये सब कुछ उसी के बाद ही चला। यानी कब? कि जब लोगों को ये कन्विंस किया गया कि कंपनी पैसा लेके भाग गई, और अब इसी के आधार पर सारी जांच होनी शुरू हो गई। कस्टमर भी जाने लग गया, वो कस्टमर जिसने कंपनी में पैसा दिया है, वो कस्टमर जिसने कंपनी में पैसा आधा दिया और आधा एसोसिएट को दिया है। तो सबसे अहम मुद्दा आप उन एसोसिएटों के लिए जिन्होंने पैसा अपने अकाउंट में लिया, और मैं डॉक्यूमेंट्स के बिहार पे कह रहा हूं कि जब प्रोसेस चालू हुआ तो आपको नहीं पता है कि इस प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए हैं और किन किन चीजों पे जांच हुई है और जांच में क्या क्या रिपोर्ट लगाई गई है। और मैं आपसे उन प्रोसेस के आधार पर बात कर रहा हूं कि जिस कस्टमर ने क्लेम किया हुआ है उस कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट, उस कस्टमर के अकाउंट से पैसे कहां कहां गए हैं वो, कंपनी में कितने पैसे आए हैं वो, कंपनी का बैंक स्टेटमेंट, कंपनी ने अपने अकाउंट से किसको कितने पैसे दिए हैं वो सारा सब कुछ, ये जांच का प्रोसेस था। ये इस जांच में जो 5 साल लगी है वो 120 से भी ज्यादा बैंक अकाउंटों की जांच करने में, उनके ट्रांजैक्शन के मिलान करने में। सोचिए, किसान तक से पूछताछ हुई है। यानी एक फार्मर जिसने कंपनी से पैसा लिया जमीन लिखने के लिए, उससे भी पूछताछ हुई है। एक वेंडर जिसे 50,000 रुपए की पेमेंट हुई, उससे भी पूछताछ हुई, उसको भी नोटिस गई है। तो आप तो एसोसिएट हैं, और मैं ये बता दूं, अच्छे से जानता हूं, पेपर वर्क देख कह रहा हूं कि आप सब के सब पूरी तरीके से आज की तारीख में कानून की नजर में मुजरिम बनाए जा चुके हैं, पूरी तरीके से बनाए जा चुके हैं। और गंभीरता इस बात की है कि जब हमारे ऊपर एक्शन हुआ वो जांच का प्रोसेस था, उसमें हमारे सारे एक्शन जो हमारे ऊपर किए गए वो उन आरोपों की जांच करने के लिए लगाए गए थे और वो सारे से एक्शन किए गए थे। जांच के बाद जब वो सारे आरोप जो आपने लगाए हैं या किसी ने लगाए हैं वो साबित नहीं हुआ है अगर, तो उस प्रोसेस के बीच में जो भी फाइंडिंग हुई है, जो भी एविडेंस पाए गए हैं, जो भी एविडेंस मटेरियल कलेक्ट हुए हैं, उसके आधार पर अब ये मामला टर्नअप ले रहा है। मैं चाहूं तो आपको 1 रुपया कोई मैसेज ना दूं, मेरा कोई नुकसान या कोई फायदा इसमें नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के आधार पर जो अपनी तैयारियां मैं कर रहा हूं, मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूं कि कोर्ट के अंदर हमारे ऊपर लगाए गए सारे के सारे आरोप मैं बड़ी आसानी से खारिज करवा सकता हूं, बड़ी आसानी से, क्योंकि वो सारे आरोप जो हम पर लगाए गए, हमने जुर्म किया ही नहीं, और जब जुर्म हुआ ही नहीं तो सवाल नहीं पैदा होता कि साबित हो जाए। तो मैं अपने मामले में, कंपनी के मामले में बहुत कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर के हूं कि चाहे कितना भी वक्त लग जाए, लेकिन कंपनी या कंपनी मैनेजमेंट कहीं से भी किसी भी तरह से कानूनी रूप से गलत साबित नहीं हो सकता है। कंपनी के कार्यविधि में यदि कहीं कोई भी ऐसा मामला आया जो कंपनी एक्ट के तहत ना रहा या किसी तरीके ऐसा रहा जहां कानून का कोई उल्लंघन किए बगैर कोई गलती हुई, हम उसका नुकसान भरने के लिए, हर्जाना भरने के लिए तैयार हैं। अगर उसके लिए कोई सजा है, हम उस सजा के लिए भी तैयार हैं। इतनी बड़ी कंपनी इतनी आसानी से नहीं बन जाती है। मुझे पता है कि इतनी बड़ी कंपनी को बनाने में इम्तिहान बहुत देने पड़ते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अपने उन एसोसिएट्स के लिए जो उस उलझनों में उलझने जा रहे हैं। वो सारे के सारे एसोसिएट बहुत ध्यान से इस बात को कान खोलकर सुन लें कि जिन्होंने
कोई भी पैसा कस्टमर से अपने अकाउंट में लिया और आज तक अगर उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, किसी ने नहीं पूछा है, तो ये मान के चल लें कि वो सब के सब उस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जिनकी जिंदगी में आने वाले टाइम में तूफान आने वाले हैं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी मामला हैं जहां पर एसोसिएटों ने पैसा अपने सीनियर प्रेसिडेंट को दे दिया है, यानी नीचे सीआरएस ने पैसा लिया और प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आप एक काम करो, वो पैसा मुझे दे देना अकाउंट में, हम रसीद दे देंगे। ऐसा भी किया गया है। और प्रेसिडेंट साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, उनके नीचे के लोगों ने, यहां वहां कई लोगों ने अपनी अपनी चेकों को और अपने अपने पेआउट को, अपने अपने रिवॉर्ड को कैश करने के लिए नीचे की डाउनलाइन का इस्तेमाल किया। और अब आज की तारीख में कस्टमर पीछे पड़ा है उस डाउनलाइन को, और डाउनलाइन परेशान है कि हम प्रेसिडेंट साहब को कहां तलाशें। और इस मामले में ये दो के दोनों, चाहे वो डाउनलाइन हो चाहे प्रेसिडेंट हो, दोनों रडार पर हैं और इस पर एक्शन होना ही होना है। ये सारी बातें मैं आपको डेटा और रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि मेरा काम 1 तारीख के बाद से इस पर खत्म हो जाएगा। 1 तारीख के बाद से मैं ये मुरव्वत करना बंद कर दूंगा कि इस मामले में यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसका कोई दोष नहीं तो उसको कैसे, किस तरीके से बचाया जा सकता है। इन सारे मामलात को मैं 1 तारीख के बाद से सिर्फ और सिर्फ एक रूप में देखना पसंद करूंगा कि जितने लोगों ने करप्शन किया है उनको कैसे सजा मिले, उनका नाम कैसे आए, उनकी गिरफ्तारियां कैसे हों और कैसे ये सारे लोग कानून के सामने जा करके अपने जुर्मों की सजा पाएं ताकि कंपनी बेदाग और बेगुनाह साबित हो। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने बताया भी कि मेरे वो सारे कस्टमर जो लीगल में नहीं गए, व्यक्तिगत तौर से मेरी जिम्मेदारी है। कंपनी की तरफ से जो भी हमें सहूलियतें मिल जाएंगी हम उनकी लायबिलिटी खत्म करेंगे। अगर कोई भी समय लग जाता है या कोई लंबा टाइम लग जाता है तो उसके लिए व्यक्तिगत तौर से हम सब मिलकर प्रयास करके अपने कस्टमर्स को निराश नहीं होने देंगे, हम उनकी लायबिलिटी खत्म करेंगे। यह हमारा संकल्प है, कोई वादा नहीं है, सिर्फ संकल्प हमारा है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में किसी भी हाल में 3 तरह के लोगों को ना तो मैं बख्शने के मूड में हूं और ना तो उनके लिए कोई रियायत मेरे पास में है। लेकिन है क्या, ठीक कह सकता था। लेकिन अब जब ये एक्शन शुरू होने जा रहे हैं, इस एक्शन का अंजाम देख करके और आप सभी लोगों के पिछले 4-5 सालों में स्थितियां देख करके मुझे ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई कि आपके ऊपर होने वाला कोई भी एक्शन आपके पूरे परिवार को डैमेज कर देगा। आप पर होने वाला कोई भी एक्शन आपकी पीढ़ी खराब कर दे, नस्ल खराब कर देगा। क्योंकि अभी आपके बच्चे अनमेच्योर हैं, स्कूलों में उनको जाना है, पढ़ाई है, उनकी फीस के खर्चे हैं, परिवार में लोग हैं, ये बहुत कुछ ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए वाकई में एक तरह से देखा जाए तो आपकी जिम्मेदारियां आज की तारीख में आप पूरा भी नहीं कर पा रहे, लेकिन गहराई तक लायबिलिटी में हैं आप। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ लोग राजा बने बैठे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और मेरी ये राय उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग वाकई में पारिवारिक तौर से या फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो चुके हैं। इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में एक आपस का सामंजस्य सबको बचा सकता है। कंपनी के पास ना तो खोने के लिए कुछ अब है और ना बचाने के लिए कुछ है। कंपनी अपने आप में सक्षम है, जो जाना था जा चुका, जो बचा है वो बचा हुआ है। कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं इस पर में बात करूं, 5 साल में जितना कंपनी को लोगों ने नुकसान नहीं दिया है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी की जमीनों की वैल्यू बढ़ गई है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है। मैं आपको इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ये मुकदमा अगले 10 साल भी चलेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब तक मुकदमा चलेगा तब तक लीगल में गए लोगों के लिए हमें कुछ नहीं करना है। और हमारी जमीन की कीमत दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है और उन जमीनों को हम किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सोच करके कि हाँ कंपनी भाग गई, ऐसा कुछ हो गया, लोग गलत फहमी के शिकार हैं। एक एक जमीन का एक एक इंच, एक एक टुकड़ा कंपनी और कस्टमर का है और वो हम हर हाल में वापस लेकर रहेंगे। तो ये लड़ाई इसलिए भी आगे जानी है क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में वो सारे एसोसिएट्स जिनके साथ ये मसले हैं उनको मैं बहुत अच्छे समझा देना चाहूंगा कि ये जो अब होने वाले एक्शन हैं वो एक्शन आपके ऊपर ना तो कोई एफआईआर करा रही है, ना कोई कंपनी करा रही है, ना कोई बाहरी व्यक्ति करा रहा है, बल्कि वो सारे के सारे एक्शन आपके ऊपर एजेंसियों के द्वारा की गई जांच, उससे पाई गई रिपोर्ट के आधार पर होने जा रहा है। और अगर प्रिकॉशंस के तौर पर आज की तारीख में आप अलर्ट नहीं होंगे तो ऐसी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और होने वाली हैं जहां पर गिरफ्तार होने वाले को यह आभास तक नहीं था कि उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।
ये सोचा तक नहीं था उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसी कई अरेस्टिंग हो सकती है आगे जाकर जिसमें एक भी एफआईआर उस बंदे के नाम पे ना होगी, लेकिन अरेस्ट होगा वो। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन घूम करके वहां जरूर पहुंचेगा। अब इसको आप ऐसे ले लो कि अगर किसी कस्टमर ने, जो मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, 10 लाख रुपए का निवेश कंपनी में किया, जिसमें से 3 लाख रुपए कंपनी के अंदर आए और 7 लाख रुपए एसोसिएट के अकाउंट में गए, और जांच चल रही है 10 लाख रुपए की। पैसा ले कंपनी भाग गई, वो जांच चल रही 10 लाख रुपए की। कंपनी ने गबन किया 10 लाख रुपए का, उसके ऊपर आरोप लगा, ये सारा आरोप कंपनी पे लगा हुआ, इस पे जांच चल रही है। और एंड ऑफ द डे ये निकल के सामने आता है कि साहब कंपनी के पास तो 3 ही लाख रुपए आया, और ये 3 लाख रुपए पड़ा है कंपनी के पास में, जमीन के तौर पे पड़ा है, अकाउंट में पड़ा हुआ है, गाड़ी के तौर पे पड़ा हुआ है, संपत्तियों के तौर पर वो 3 लाख रुपए कहीं ना कहीं मौजूद है, चल या अचल किसी भी संपत्ति में। वो पैसा कहीं बाहर नहीं गया, उसका हिसाब हम दे सकते हैं, हमारी बुक दे रही हैं, हमारी एसेट्स दे रही हैं। लेकिन 7 लाख रुपया, यह पैसा ना कंपनी के पास गया है, ना कस्टमर के पास में है, और खोया यही पैसा है, और इस पैसे को XYZ के अकाउंट में दिखाया गया, जिसका जिक्र तक नहीं किया गया। यह दो तरह का अपराध है। तथ्यों को छिपाना भी हुआ है कस्टमर की तरफ से, और आपकी तरफ से भी कि पैसा आपने लिया, और 5 साल तक एजेंसी सर पीट रही है, और कोर्ट में आपके अधिवक्तागण एजेंसियों को डांट खिला रहे हैं, बार बार ये कह करके कि एजेंसी जांच नहीं कर रही है, एजेंसी पैसे नहीं पकड़ के ला पा रही, ऐसा कुछ उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, कोर्ट में उन्हें डांट पड़ रही है। और ये 7 लाख रुपए कस्टमर महोदय ने एसोसिएट महोदय को दे रखा है, और दो के दोनों वहीं पे बैठे हुए हैं, और दो के दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं और कंपनी पर आरोप लगा रहे हैं। तो जब इस जांच में देखा जाए, आपने पार्टी कंपनी को बनाया और एजेंसी का कोर्ट का दुरुपयोग हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति चाहे 10,000 रुपए भी अपने अकाउंट में लिया हो, अब इस पूरे मामले से बाहर नहीं जा पाएगा। फिलहाल मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी इस वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए एक संदेश देना चाहूंगा कि आप सभी एसोसिएट्स जिनके अकाउंट में पैसा कहीं से भी कस्टमर का आया है, नंबर 1। नंबर 2, हर वो एसोसिएट जिसके अकाउंट में जिसने पैसा लिया है, क्योंकि मुझे याद है और अच्छे से मैं जानता हूं कि जिस टाइम पर आप कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के नाम पर R² के ऑफिस में बैठा करते थे, 2019 के बाद की बात है, बल्क पेमेंटें आपके अकाउंटों में भी ट्रांसफर की गई हैं, आपके दिए अकाउंटों में। बदले में आप ये कहा करते थे कि हमने अपने इतने कस्टमर को पैसा देना है, और आप उनकी चेकें लेकर के अपने पास रख लेते थे। तो कस्टमर की चेक आपके पास आ जाती थी, आपने पास रख लेते थे, आप कंपनी में से सरेंडर किए नहीं किए वो बात की बात है, क्योंकि उस समय हालात ऐसे चल रहे थे कि कंपनी का स्टाफ मिल नहीं रहा था, प्रेसिडेंट साहब भी नहीं मिल रहे थे, और साथ ही साथ में कंपनी ने पैसा आपके अकाउंट में दिया, आपने पैसा किसी को दिया या नहीं दिया, ये आपको साबित करना है। ये पैसे भी आपके अकाउंटों में खड़े उस दरमियान के जब कंपनी ने लायबिलिटी उतारने के नाम पर पैसे दिए थे। अगर आपको उस दरमियान कोई ट्रांजेक्शन किया गया है तो एक बार उसे चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा का सारा मामला, ये सारा मैटर सामने आएंगे। अब किसी भी प्रेसिडेंट को, किसी भी एसोसिएट को अगर कंपनी से उस दरमियान पैसा ट्रांसफर किया गया है और वो पैसा कस्टमर के नाम पे लिया गया है, और वो पैसा आपने कस्टमर नहीं दिया तो आपका अकाउंट पैसा शो कर रहा है, दे भी दिया होगा अगर आपने तो भी एंट्री शो कर रही होगी, और वो एंट्री आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने पैसा किसको दिया। इसके अलावा हर वो एसोसिएट जिसके पास कंपनी के नाम पर एडवांस पड़ा हुआ है, चाहे वो 10,000 रुपए कहीं क्यों ना हो, किसी ने गाड़ी खरीदने के नाम पर, किसी ने मकान खरीदने के नाम पर, किसी ने घर में शादी के नाम पर, किसी ने अपनी फैमिली में कोई प्रॉब्लम उसके नाम पर, ऐसे न जाने कितने प्याउट्स को लोगों ने लिया हुआ है, जो प्याउट्स उनके पास एडवांस के तौर पड़े हुए थे, और वो काम जब आगे नहीं चला, काम रुक गया, तो वो सारे के सारे प्याउट्स आपके पास एडवांस के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, वो पैसा आपके अकाउंट में खड़ा दिखाई दे रहा है, और अब तक आप पर एक्शन नहीं हुआ है, तो ये मत मान के चलिएगा कि एक्शन नहीं होगा, 100% होगा। और मैनिपुलेशन भी अगर आपने किया होगा, तो आप ये मान के चलिएगा कि वो मैनिपुलेशन छिपेगा नहीं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, हमारी कंपनी के एक प्रभावी व्यक्ति थे, और उन्होंने 2 साल तक, तकरीबन 2 साल तक अपने बुक पे काम किया, और मैंने उनसे ये कहा था कि आप अपनी एंट्री को करेक्ट करिए, जिस हेड में पैसा गया उस हेड की इनवाइस अवेलेबल कराइए। और उन्होंने हमारी बातों को शायद इग्नोर किया, या उनको लगा होगा, किसी ने राय दिया होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 2 साल तक उन्होंने अपनी बुक को मेंटेन कराया, मुझे उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, और फाइनली एक दिन वो एक्शन हो गया, जिस एक्शन के बारे में हमने उनसे 2 साल पहले कहा था कि यदि आप ये नहीं करेंगे तो ये एक्शन हो सकते हैं। और आज उस एक्शन होने की वजह से हर वो चीज अक्षरशः वैसे ही निकल सामने आ रही जो मैंने कहा था।
और वो सारा का सारा मैटर खुल के सामने आया जिसमें मैनिपुलेशन किए गए थे। तो एक तो पैसा अकाउंट के अंदर ये गलत, जानकारी नहीं देना वो गलत, मैनिपुलेशन किया गया वो गलत। तो आप सिर्फ शाइन के जांच में नहीं आएंगे, आप इनकम टैक्स के जांच में भी आ जाएंगे, आप ईडी के भी जांच में आ जाएंगे, आप एसएफआईयू की जांच में आ जाएंगे। और अभी आप में से बहुत लोग, सारे लोग मैं बात करूंगा, शायद 1% लोगों को भी नहीं पता है कि ये एक्शन एक स्तर का नहीं बल्कि 3 स्तर का है। ईओडब्ल्यू का अपना जांच का दायरा, उनकी अपनी चार्जशीट है, उनका अपना आरोप पत्र है आपके ऊपर, उनका एक्शन अलग होगा। ईओडब्ल्यू के बाद जो फिल्टर होकर के मनी लॉन्ड्रिंग में आएंगे, वो सारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग में आएंगे जिन्होंने अपने अकाउंट में पैसा लिया हुआ है। हर वो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा जिसने कंपनी के नाम पर कस्टमर से अपने अकाउंट पैसा लिया है, कैश पैसा लिया है और कस्टमर को बेवकूफ बनाया है। हर व्यक्ति अब जो ईओडब्ल्यू कर रही है आगे उसके साथ ईडी करने जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सारा सारा पीएमएलए में आएगा। इसके बाद जब ये दोनों एजेंसियों की रिपोर्ट क्लब हो जाएगी, उसमें चीजें निकल के आ जाएंगी, तो तीसरी जो ऊपर एजेंसी बैठी है वह एसएफआईयू की जो कि कंपनी एक्ट के तहत आपकी जांच कर रही है, जिसकी तरफ से बहुत से लोगों को नोटिसें दी गई हैं। कुछ लोगों ने उस नोटिस का जवाब दिया है, कुछ लोगों ने जाके बयान दिया और कुछ लोगों ने उसको बड़ा आराम से ले लिया है कि नहीं जी, क्योंकि ये नई एजेंसी है और आपको इसके बारे में कतई नहीं पता, या इसके बारे में बहुत लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि यही एक इकलौती एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न हो रही इस शाइन के मामले में, और मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर के अंडर उसमें होती है। और मैंने पिछले अपनी मीटिंग में बताया भी, अपने वॉइस में बताया भी कि 3 अलग अलग एजेंसी 3 अलग अलग कोर्टों में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी और वहां से आपके लिए वारंट लेकर आएंगी। तो अगर किसी एक मामले में आप तीनों के रडार पर हैं तो एक ही अपराध में आप 3 बार सजा काटेंगे और 3 बिल करानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए इन सारे मामलात को बहुत ध्यान से समझते हुए, मुझे अभी तो कोई ऐसा रास्ता नहीं सुझाई दे रहा कि मैं आपको राय दूं, सिर्फ एक अलर्ट आपके लिए कि इस अलर्ट को आप ध्यान से सुन करके, समझ करके, क्योंकि आप तक दस्तावेज नहीं पहुंचते, आप तक पहुंचती खबरें, और वो खबरें 90% गलत होती हैं। कोई भी व्यक्ति आपके कान में कुछ भी कह देता, आप उसे मान के चल लेते हैं। कोई भी अखबार कुछ भी छाप देता, उसे मान के चल लेते हैं। लेकिन अगर आज की तारीख में किसी के पास प्रॉपर डेटा है, A to Z सारी रिपोर्ट है, 2019 से लेकर अब तक के सारे क्रियाकलापों का रिपोर्ट है, कोर्ट के सारे ऑर्डर हैं, सारे एलिगेशंस हैं, क्या आरोप लगाए गए हैं, किसने क्या मांग करी, किसका क्या पैसा आया है, अगर वो किसी एक व्यक्ति के पास है तो मैं हूं। और मैं जब भी किसी एक काम पर हाथ डालूंगा अब, तो उस काम को मैं अंजाम तक लाके छोड़ूंगा। 30 तारीख तक मैं सारे कस्टमर और सारे एसोसिएट जिनकी ये चल रहे हैं मामलात, इस पे अपनी तरफ से कोई एक्शन किसके खिलाफ लेना है, अभी इस पर कोई मेरा फैसला नहीं है। डेट बढ़ा दी गई एफआईआर कराने की और इसको और सहूलियत देने के लायक बनाया जा रहा है। लेकिन 10 तारीख जो लास्ट डेट, उसके बाद आप ये मान चलिए ईडी के पास, ईओडब्ल्यू के पास, एसएफआईयू के पास, सभी जांच के पास आपके डेटा तो हैं ही, लेकिन ये सोने पर सुहागा काम करने जा रही है आपके खिलाफ ये कंप्लेन। और ये कंप्लेन जैसे ही दर्ज होगी उनके डॉक्यूमेंट को सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट है आपसे पूछताछ का सिर्फ कि ये पैसा आपने लिया क्यों। लेकिन जैसे ही कस्टमर की एफआईआर दर्ज हुई, कस्टमर की कंप्लेन दर्ज हुई, उस डेटा को तुरंत सपोर्ट मिलेगा कि जी साहब आपने पैसा लिया और ये इसकी कंप्लेन आ गई। खत्म कहानी उसके बाद से आपकी। कंपनी का मुकदमा मैं लड़ गया, मैं खड़ा था, मैं लड़ गया हूं और मैं निकाल ले जाऊंगा। आपका मुकदमा कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि कंपनी पे आरोप था, उसकी जांच हुई, और आपके ऊपर आरोप साबित हो रहा है, उसकी जांच हो चुकी है। कंपनी के मामले में यह लंबा चला गया इसलिए क्योंकि कंपनी के ऊपर जो आरोप लगा मिल नहीं रहे थे। आप पर यह लंबा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि जो आप पर आरोप लग रहे हैं वो ऑलरेडी उनको मिले हुए हैं। जरा बहुत ध्यान से, सीरियस होकर के इस बात को समझिएगा। आप सिस्टम में हैं चाहे नहीं हैं, आपने कंपनी के नाम पर कहीं से भी 1 रुपये उठाया है, वो आपके गले की आज फांस है। और ये फांस मैंने नहीं बनाई है, ये फांस आपने बनाई है। ये चीजें कंपनी ने नहीं की आपके साथ में, ये चीजें आप लोगों ने करी हुई हैं। आप जरा आज की अपनी स्थितियों को देखिए, समझिए, और पीछे के 5 सालों में देखिए कि क्या इस कंपनी के साथ आप वही वफादार थे, वही लॉयल थे कि आज हमसे अगर आप अपेक्षा करें कि हमने तो कंपनी के लिए काम किया हुआ है, तो क्या एक अकेला इंसान जो यहां से बैठ करके लाखों रुपए हर महीने लोगों पे फूका है कंपनी को खड़ा करने के लिए, करोड़ों रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं कंपनी खड़ा करके लायबिलिटी उतारने के नाम पर, 1-2 करोड़ नहीं 10-20 करोड़ नहीं जाने कितने पैसे खर्च हो गए, जो यहां से लड़ रहा, उसका साथ देने कोई नहीं आया कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे दिए गए पैसों का गबन तक कर लिया गया, हमारे बारे में गलत बोला गया, पैसा अपने अकाउंटों में ले करके हमारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, और हम आज जब अकेले इन सब पर भारी पड़ने जा रहे हैं, और ये होगा भी,
हजारों लोग मिलकर के इस राशिद नसीम को नहीं झुका पाए, नहीं हरा पाए, लेकिन एक अकेला राशिद नसीम हिंदुस्तान के अंदर उन हजारों लोगों को जवाब देने आ रहा है जिन्होंने मेरे ऊपर ये सारे आरोप लगाए, तो उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। फिलहाल मैं अपनी बात, अपनी लड़ाई अलग लड़ूंगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो मैंने बात अभी कही है, मैंने आपके परिवार और आपके बाल बच्चों का मुंह देख के कहा है। बहुत से लोगों के बारे में मेरी भ्रांतियां अलग थी, मेरे दिमाग में अलग भावनाएं थी, लेकिन जब इस बीच मैं कनेक्ट हुआ हूं लोगों के साथ में, तो जान करके तकलीफें हुई हैं। यह तकलीफ हुई कि आज की तारीख में जो एसोसिएट अपने ड्राइवर को जितनी तनख्वाह देता था, आज उतना पैसा कमा नहीं पाता है अपने परिवार के बच्चों को फीस जमा करने के लिए। अफसोस की बात है, जिंदगी का स्तर इतना नीचे गिर गया है आपका। और ऊपर किसकी वजह से गया था, किन हरकतों से गया था, क्या आपके एक्टिव से गया था, किस ईमानदारी से गया था, यह ध्यान रखिएगा। अगर आज अपनी जिंदगी में आप सरवाइव कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं और पहले नहीं करते, तो उसके पीछे वजह क्या थी, दोनों वो देखिएगा। और आज ये आवाज आपको एक आवाज दे रही है, बचा लीजिए अपने आप को, अन्यथा वक्त बहुत खराब आने वाला है ऐसे लोगों के लिए जिनके ऊपर ये गाज गिरेगी। और ये गाज गिरने का मतलब होता है कि कम से कम साल 2 साल तक आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। बाकी जुर्म साबित हो गया तो सजा है ही 7 साल 10 साल की, लेकिन जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन के बाद से कोई सुनवाई नहीं। भूल जाइए आप कि आप 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में बाहर आ जाएंगे, भूल जाइए आप। अब ये दौर चला गया है। वो मैनेजमेंट नहीं हो सकता जो आपने किया है पहले। वो मैनेजमेंट नहीं हो सकता जिसके लिए आपको लोग दम भरा करते थे। आज किसी की हिम्मत, किसी की इतनी पोजीशन, किसी की इतनी औकात नहीं है कि कानून में जाकर खिलवाड़ करके शाइन के मैटर खिलवाड़ कर ले, क्योंकि हर तरफ से नजरें अब शाइन के केस पर आ चुकी हैं। तो इसलिए जिसने जो पहले कर दिया होगा, कर लिया होगा। अब किसी की इतनी औकात, हिम्मत नहीं है कि कानून के चीजों में खिलवाड़ कर ले, मैनिपुलेशन कर ले, मैनेजमेंट कर ले। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आगे तक पहुंचाइएगा।